तो कैसे हो भाई बच्चे आप सब। दिस इज़ योर केमिस्ट्री वाले सर और आज हम शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन 12th केमिस्ट्री। इट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट इन 12th केमिस्ट्री बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन योर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नीट में, जेई में, एमएससी के एंट्रेंस में, ग्रेजुएशन के एंट्रेंस में या नेट के एग्ज़ाम में जब आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, उन सभी टेस्ट में ये चैप्टर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आसान चैप्टर है पर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। इनऑर्गेनिक न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर में। अब डरने वाली बात नहीं है, कोई फॉर्मूले नहीं आएंगे या मैथमेटिकल टूल्स यूज़ नहीं होंगे, लेकिन कुछ फॉर्मूले हम बनाएंगे, कुछ कंपाउंड्स के फॉर्मूले हम जनरेट करने की कोशिश करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उनको स्टडी करेंगे। तो आर्यंस डिजिटल कंटेंट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम शुरू कर रहे हैं एंड दिस इज़ योर अभी सर और इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हमें इस पूरे चैप्टर में सीखना है उसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद नॉमेनक्लेचर, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसकी बात करेंगे। आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, वीबीटी एंड सीएफटी। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूँ, डब्ल्यूटी। ये वीबीटी क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाउ द बॉन्डिंग टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज सीएफटी? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, दैट द नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स मे बी इज लाइक अ क्रिस्टल। एंड व्हाट इज वर्नर थ्योरी, कि जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जितने भी लिगेंड्स प्रेजेंट हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो किस तरीके से अरेंज हैं। उसके बाद हम स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। ये नीट में या जेई के अंदर ज़्यादा पूछा जाता है, एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन है टॉपिक, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, सीबीएसई बोर्ड में कम आता है। मेटल कार्बोनिल के भी साथ भी यही चीज़ है कि ये भी नीट और जेई के अंदर ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में कंपैरेटिवली कम पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेटा इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की, और यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं बेटा जो स्टेबल कंपाउंड है, प्लस जिनमें सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है, प्लस जो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते, आइडेंटिटी लूज नहीं करते। ध्यान देना, डबल सॉल्ट एक क्वेश्चन आएगा। डबल सॉल्ट में आपने पोटाश अलम पढ़ा होगा, ठीक है, पोटाशियम अलम या पोटाश अलम, और आपने पढ़ा होगा मोहर सॉल्ट। और आप एक चीज़ कहते थे इसके अंदर कि भाई पोटाश अलम या मोहर सॉल्ट वो हैं जो अगर पानी में डिज़ोल्व कर दिए जाएंगे तो वो अपनी आइडेंटिटी क्या कर देंगे? लूज कर देंगे। तो डबल सॉल्ट आर द कॉम्प्लेक्सेस जो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल K2SO4 डॉट Al2SO4 की होल थ्राइस डॉट 24H2O, इट इज़ नथिंग बट पोटाश अलम। और इस पोटाश अलम को अगर मैं पानी में डिसॉल्व कर दूंगा तो इसकी आयंस जो है वो, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आयंस में डिसोशिएट होगा ऑब्वियसली, और ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा। जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जनरली वाइवा के अंदर सीबीएसई से जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं प्रैक्टिकल के, वो पूछ लेते हैं कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुमने पढ़े हैं? जी पढ़े हैं। डबल सॉल्ट का तुमने एक्सपेरिमेंट किया क्योंकि पोटाश अलम की प्रिपरेशन आपके सिलेबस में है, मोहर सॉल्ट की प्रिपरेशन आपके सिलेबस में। तो जब आपने पोटाश अलम और मोहर सॉल्ट की प्रिपरेशन की है तो आपने डबल सॉल्ट को पढ़ा है, और आपने एक पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है। तो इसमें क्या डिफरेंस है? द बेसिक डिफरेंस इज कि जो डबल सॉल्ट हैं वो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद या किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के बाद अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, और उनकी जो वैलेंसीज होती हैं वो बिल्कुल नॉर्मल वैलेंसी होती है। के 1 पॉजिटिव है, एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव है, तो इसकी जनरल वैलेंसी होती है। बट इफ यू टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विल नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन स्टेट। और सेकेंड चीज ये कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल एटम होंगे बेटा, उन मेटल एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट, उनकी वैलेंसी वेरी कर सकती है नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट से। अब आते हैं हम थोड़ा सा और आगे और हम सीखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या टर्म्स या डेफिनेशन हमको इस्तेमाल करनी है। तो मोटे मोटे तौर पे चैप्टर अब यहाँ से शुरू करेंगे हम
कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है। तो मैं जब भी इस चैप्टर को पढ़ाता हूं बच्चों को, तो मैं एक चीज कहता हूं कि बहुत सारे नाम आएंगे, बहुत सारे फॉर्मूलाज बनाएंगे, पर हमें इसे रटना नहीं है, हमें इसे आराम से समझना है। और आराम से समझने के लिए बिल्कुल लेमैन की टर्म यूज करूंगा बेटा मैं, ताकि आपके दिमाग में बैठने लग जाए। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एक डब्बा है। वापस रिपीट करते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या है? एक डब्बा है जिसके इधर भी कुछ होगा, जिसके अंदर भी कुछ होगा और जिसके बाहर भी कुछ हो सकता है। यानी कि डब्बे के आहर बाहर कुछ कुछ हो सकता है, पर डब्बे के अंदर तो बहुत कुछ पक्का होगा। अब इस डब्बे के अंदर क्या क्या होगा, इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एक एंटिटी है, एक स्फीयर है, जिसके अंदर कुछ चीजें मिलेंगी। क्या मिलेंगी? एक तो मिल सकती है CMI। CMI का मतलब सेंट्रल मेटल आयन, या सेंट्रल मेटल एटम भी लिख सकते हैं हम इसको, सेंट्रल मेटल आयन। इस डब्बे के अंदर एक सेंट्रल मेटल आयन होगा। मेटल का काम यहां पर क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने का काम करेगा, क्योंकि मेटल आयंस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं। तो जब मेटल आयंस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं तो वो क्या करेंगी, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेने का काम करेगी पड़ोसी से। किससे लेंगी? वो लेंगी किसी लिगेंड से। किससे लेंगी बेटा? लिगेंड से ले लेंगी, और ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा। अब यहाँ पे काउंटर आयन है। काउंटर आयन का मतलब काउंटर अटैक, सुना है? काउंटर अटैक का क्या मतलब होता है कि बैक करके कोई अटैक करे। तो जब मैं किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को डिजाइन करूंगा और मुझे कोई चार्ज बैलेंस करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो उसके आहर या बाहर, इन दो जगह में से कहीं भी मैं कोई एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड प्लेस कर दूंगा, ताकि उस डब्बे का चार्ज, किस डब्बे का चार्ज? उस डब्बे का चार्ज बैलेंस हो सके। अभी 2%, 3%, 10% चीजें समझ में आई होंगी, कोई बात नहीं, पहले हम इसको सीखते हैं, फिर हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब सवाल आता है कि सर ये लिगेंड क्या होता है? तो लिगेंड क्या होता है भाई? लिगेंड होता है कोई ऐसा एटम या मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिसके पास या तो लोन पेयर प्रेजेंट हो या फिर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। अगर किसी के पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे तो वो डोनर का काम करेगा, यस और नो, हमने पढ़ा है, सीखा है पिछले साल। और किसी पे नेगेटिव चार्ज होगा तब भी वो क्या काम करेगा? डोनेट करने का। तो लोन पेयर प्रेजेंट है या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, वो डोनेट करने का काम करेंगे। डोनेट करेंगे मतलब कौन सा बॉन्ड बनेगा? डोनेट करने पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, यस और नो। कंपाउंड कौन से पढ़ रहे हो आप इस चैप्टर में? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो लिगेंड है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को, रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा किसको? CMI को। अब ध्यान से मैं पीछे वाले पेज पे चलता हूं और वापस देखते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के डब्बे में क्या क्या आने वाला था। एक तो CMI आने वाला था और एक लिगेंड आने वाला था। मेटल आयन क्या कहेगी? मुझे दो, और लिगेंड क्या बोलेगा? ले भाई, ले जा। तो अच्छी दोस्ती है ना। मेटल आयन एक्सेप्टर का काम करेगी, और जो लिगेंड है वो लेविस बेस की तरह बिहेव करके क्या करेगा? डोनेट करने का काम कर देगा। और काउंटर आयन का कोई काम नहीं है। काउंटर आयन सिंपल सी एक बात कहती है, भाई जब तुम्हारा ये लेन देन पूरा हो जाए ना, हिसाब किताब, तो जितने कम या ज्यादा बचे मेरे को बता देना, मैं चार्ज बैलेंस कर दूंगा जो यहां से और यहां से चार्ज बैलेंस हुआ है। अब अगर हम आगे देखें तो एक लिगेंड के अंदर ही आता है बेटा एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड का मतलब वो लिगेंड जिसमें दो एटम डोनेट कर सकते हैं। जैसे CN है, CN में कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, लेकिन एक टाइम पर एक ही करेगा। अगर मैंने CN नेगेटिव लिखा तो केवल कार्बन डोनेट कर रहा है। अगर मैं NC लिख देता हूं, NC इस पे लोन पेयर आएंगे, तो यहां पर केवल नाइट्रोजन डोनेट करेगा। तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही डोनर एटम प्रेजेंट हो, उस केस में एक ही डोनर एटम एक टाइम पे डोनेट कर सकता है। जिस कंपाउंड में एक से ज्यादा डोनर एटम प्रेजेंट है उसे हम एम्बीडेंटेट लिगेंड कह देते हैं। नेक्स्ट है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब बेसिकली चार्ज से ही है कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो +1 आएगा, +2 आएगा, +3 आएगा, +4 आएगा, -3 आएगा, -2, जो भी चार्ज आएगा। जनरली मेटल आयन पे पॉजिटिव चार्ज ही आएगा आपके सिलेबस में, तो हम उसको सीखेंगे। फिर है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि वो जो सेंट्रल मेटल आयन थी ना हमारी, उसके इधर 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 सारी जगह कौन प्रेजेंट है? लिगेंड प्रेजेंट है, तो उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। तो कितने प्रेजेंट है भाई? देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6। अगर 4 प्रेजेंट होते तो ये हो सकता था,
या फिर ये हो सकता था। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है मेटल एटम डायरेक्टली या मेटल आयन डायरेक्टली कितने लिगेंड से अटैच है। इट में बी 4, 3, 2, 1। 1 की बात हम करेंगे नहीं, 1 से ज्यादा में शेप बन पाती है, तो 2, 3, 4, 5, 6 यहां तक की। फिर आता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, यथा नाम तथा गुण। अब कहोगे सर ये क्या बात हुई, इसका सिंपल सा लॉजिक है यार बेटा। होमोलेप्टिक का मतलब जब सारे के सारे लिगेंड सेम हो, वो तो होगा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब जब आपके एक भी लिगेंड अलग हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने डब्बा बनाया, अब डब्बे से याद रखेंगे इसको, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन एंटिटी या स्फीयर नहीं कहूंगा मैं डब्बा कहूंगा। तो मैंने डब्बा बनाया, मैंने मेटल लिखा और मैंने लिख दिया L6। अब ध्यान से देखो ये L तो एलिगेंट्स है, 6 के 6 सेम, दैट मींस इट इज व्हाट, इट इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और अगर मैं ये लिख दूं M L6 और L डैश, अब ध्यान से देखो यार L6 की जगह L5 कर देता हूं, तो मेरे पास देखो कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी 6 है, 5 और 1 6, लेकिन मेरे पास जो लिगेंड्स प्रेजेंट हैं वो अलग अलग प्रकार के लिगेंड्स प्रेजेंट हैं। 5 एक जैसे प्रेजेंट हैं और एक अलग है, तो एक कैसा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा मेरा, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। आगे चलते हैं भाई, आगे चले तो डिटेल ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड की डिटेल क्या होगी, देखो यार लिगेंड के अंदर यूनिडेंटेट मतलब कोई एक डोनर एटम, 1 डोनर एटम। फॉर एग्जांपल वाटर लिया, वाटर में कौन डोनेट कर सकता है, केवल ऑक्सीजन। अगर मैं अमोनिया लूं तो कौन कर सकता है, नाइट्रोजन। अब आप कहोगे सर ये हाइड्रोजन क्यों नहीं कर रहा, अरे भाई हाइड्रोजन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है। डोनेट कौन करेगा, डोनेट वो करेगा जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो। ना तो इसके पास लोन पेयर है बेचारे के, हाइड्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज तो दूर दूर तक नहीं है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन। ऐसी अगर मैं बाइडेंटेट की बात करूं तो देखो ध्यान से, ये डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है। ये किस चीज का एग्जांपल है, ये है ऑक्सैलेट आयन का। तो ऑक्सैलेट आयन की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास 2 नेगेटिव आयंस आ गए, 2 एटम्स आ गए बेसिकली, तो ये मेरा बाइडेंटेट लिगेंड हो जाएगा बेटा। मैं एक एग्जांपल और लेके दिखा देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल NH2 CH2 COO नेगेटिव। अब यहां से ये भी डोनेट कर सकता है लोन पेयर और ये भी डोनेट कर सकता है नेगेटिव चार्ज किसी भी सेंट्रल मेटल आयन को। ये किसका डायग्राम है, सोच के देखो यार, ये है मेरे ख्याल से ग्लाइसिन, एक अमीनो एसिड पढ़ी होगी आपने, तो ग्लाइसिन का आयन है ये, ग्लाइसाइनेटो बोल देते हैं हम इस चीज को। अगर पॉलीडेंटेट, पॉली का मतलब क्या कि मोर देन 2 प्रेजेंट हो यार, कितने हो, मोर देन 2। अच्छा फटाफट से ना इसको नोट कर लेना अगर नोट करना चाहो, ताकि तुम्हें ध्यान भी रहे और प्रैक्टिस भी कर सके हम, तो मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं। पॉलीडेंटेट में मैं एक अच्छा एग्जाम्पल लेता हूं, वो है EDTA का, इथाइलिन डाई अमीन, अमीन में डबल एम आता है, ध्यान रखना मेरी स्पेलिंग गलत नहीं है, ठीक है, टेट्रा एसीटेट। अब आधे बच्चे तो यही सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा नाम है हमसे याद ना होने का, तो भाई याद करना क्यों है, याद तो करना ही नहीं है, हमें तो बना के देखना स्ट्रक्चर, जैसा बोलेगा वैसा कर देंगे। इथाइलिन, इथ मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन लगा दो, ठीक है। डाई अमीन, डाई मतलब कितने, 2, नाइट्रोजन, अमीन मतलब नाइट्रोजन लगा दो, टेट्रा मतलब 4, एसीटेट मतलब एसीटेट ग्रुप, तो CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, इधर भी बना दो यार, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। अब देखो ध्यान से कि कौन कौन डोनेट कर सकता है। क्या ये ऑक्सीजन डोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज करेगा जी। क्या ये करेगा, कर सकता है। ये लोन पेयर, यस। ये लोन पेयर, बिल्कुल। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, काउंट करके देखना कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि इसके अंदर कितनी डेंसिटी हो गई है, 6 हो गई है यार। 6 डोनर एटम प्रेजेंट है इसके अंदर, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। और एक चीज का ध्यान रखना, EDTA जो है वो लेड पॉइजनिंग में भी काम आता है, ठीक करने में, ठीक है। कैंसर के यूटिलाइजेशन, कैंसर के जो ड्रग्स हैं उनके अंदर भी कई बार इसको यूज कर लेते हैं, पर लेड पॉइजनिंग का अच्छा एग्जांपल है, कई बार पूछ लेते हैं। जब हम इस चैप्टर के एंड में जाएंगे ना, तो हम एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस या एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे, वहां से ना 2008 के अंदर और 2013 के अंदर क्वेश्चन आया था, 1-1 2 नंबर के। अच्छा तुम्हें भी लग रहा होगा कि सर ने तो अब तक हर बार तो हमको इतना बताते हैं कि ये क्वेश्चन CBSE में आया है, ये क्वेश्चन CBSE में आया है, इस बार सर ने बताया ही नहीं अब तक एक भी क्वेश्चन कि CBSE में कौन सा आया। तो भाई थोड़ा तसल्ली रखो, बड़ा चैप्टर है, आराम से सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करते करते सिखा दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे नीट में, JEE में, CBSE बोर्ड में, किसी और बोर्ड में, फॉर एग्जांपल हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, अड़ोसी पड़ोसी बोर्ड, उन सब में।
अब आते हैं इनके नाम क्या हो सकते हैं। नाम के लिए बहुत सिंपल सा काम है। एफ को क्या बोलोगे यार, फ्लोराइडो, फ्लोरो बोल दो चाहे फ्लोराइडो। Cl के लिए क्लोराइडो, आयोडीन आइडो, O2 नेगेटिव। ऑक्साइड होता है, हम इसको ऑक्साइडो लिखा करेंगे। OH हाइड्रोक्सी होता है, हाइड्रोक्सो। तुम्हें लग गया होगा पता कि यार लिगेंड्स के लिए O यूज करना है, करते हैं। NO2 क्या होता है, नाइट्राइट, तो नाइट्राइटो, और यहाँ पे N लिख दिया। क्यों लिखा उसका मतलब इसके बाद समझाता हूँ। ONO ये और ये देखो सेम ही है, NO2, इसके लिए लिखेंगे N नाइट्राइटो O। मतलब क्या हुआ देखो ध्यान से, NO2 और ONO दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, सेम टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, लेकिन इस केस में नाइट्रोजन एज ए डोनर एटम की तरह काम कर रहा है और इस केस में ऑक्सीजन एज ए डोनर एटम की तरह काम कर रहा है। मतलब एम्बिडेंटेड लिगेंड। अगले के अंदर भी आ जाएगा। अगर मैं यहां पे नेगेटिव लगा देता हूं वैसे इसको, तो साइनाइडो, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं एक बार के लिए ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको कोई। साइनाइडो, और इसका क्या हो जाएगा, आइसो साइनाइडो। यहाँ पे कौन डोनेट करेगा, ये लोन पे डोनेट होंगे कि नहीं होंगे, नाइट्रोजन है और साइनाइड है, ये अच्छा केस है, इसको हम याद रख सकते हैं। N3 नेगेटिव एजाइड, अजाइडो। CO अभी किया था ये, तो क्या था ये, ऑक्सैलेटो, ये एसीटेटो, ऐसी तैसी नहीं, एसीटेटो। CO3 नेगेटिव, दैट इज नथिंग बट कार्बोनेट, तो कार्बोनेटो। NO3 को नाइट्रेटो, और N से लिखा है तो डायरेक्ट N लिख देते हैं। SCN सल्फर के लिए थायो साइनाइडो, फिर NCS का आइसो थायो साइनाइडो। याद रह जाएंगे, रट्टा मत मारना। जब हम आगे चल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समझा दूंगा और सिखा दूंगा कि क्या होता है। ये आए भाई। अब देखो ध्यान से यार, CH3 मिथेन अमीन। देखो यार ध्यान से, ये क्या हो गया, इथेन 1,2 डाई अमीन। वाटर के लिए हम यूज करेंगे वर्ड एक्वा। ध्यान रखना, तुमने बड़ी बिस्लरी की बोतलें पी हैं पानी की, हम पियेंगे एक्वाफीना। क्या पियेंगे, एक्वाफीना। तो पानी के लिए क्या यूज रखना है, एक्वा। NH3 के लिए अमीन। 2 बार एम आएगा, एक बार नहीं आएगा, एक बार से पेट नहीं भरता, 2 बार आएगा। इसका क्या नाम था यार, अभी पीछे पढ़ के आए हो, ग्लाइसाइनेटो। ग्लाइसिन है अमीनो एसिड। इस अमीनो एसिड की ना एक अच्छी चीज भी थी, इट इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। कैसी अमीनो एसिड है भाई, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है और एकायरल है। कैसी है, एकायरल। एकायरल अमीनो एसिड कौन सी होती हैं, एकायरल का मतलब जिसके अंदर कायरल सेंटर ना बना हो। अब यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं है। अब कायरल सेंटर मैं नहीं बताऊंगा भाई, कायरल सेंटर तुम्हें खुद पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ो, ऑर्गेनिक के अंदर भी आएगा, बायोमोलिक्यूल्स में भी आएगा, और पिछले साल भी कायरल एकायरल कार्बन तो पढ़े होंगे। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ूंगा तब सिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये एक आया हमारे पास, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल। देखो ये रहा, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है ये ग्लाइऑक्साइम है बेटा, ऑक्साइमेटो। ये क्वेश्चन 2017 में डायरेक्ट आ गया था, अनएक्सपेक्टेड कॉल थी, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था कि भाई DMG की फुल फॉर्म क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। तो कुछ नहीं यार, स्ट्रक्चर बनाने में आसान सा स्ट्रक्चर है। CH3 लिख दिया, फिर एक और CH3 लिख दिया, फिर कार्बन लिख दिया, कार्बन लिख दिया, जोड़ दो, फिर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन लगाओ, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन लगाओ, इसको डबल कर दो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन करके यहाँ ये ले जाओ, और ये तो यहाँ पर ये डोनेट करेगा और ये डोनेट करेगा, राइट। तो ये हमारे कुछ एक लीगेंड्स थे जिसके बारे में मुझे आपको बताना था। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमेनक्लेचर। यहां से हम अपना मेन काम स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमेनक्लेचर। जो पेपर में सवाल आएगा वो यहां से बनना शुरू होगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं। स्लाइड नंबर 8 से लेके स्लाइड नंबर 18 तक जो पढ़ाऊंगा उसको ध्यान से सीखना। एनायनिक कॉम्प्लेक्स, देखो यार मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने एक डब्बा बनाया, डब्बा मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मैंने एक डब्बा बनाया, उस डब्बे पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर मैं डब्बा बनाऊं, उस डब्बे के बाहर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बताओ। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और मैंने डब्बा बनाया और खाली कोई चार्ज नहीं आया, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन आयनिक या मेरा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। यस और नो, यस और नो, ओके। तो अब मैं आपको सिखाता हूं पहचान क्या है, ठीक है। अब हम पहचान की बात करते हैं ताकि सीखने में हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए।
तो पहचान मित्र ये है कि जो मेरा डब्बा है ना, डब्बा, ये रहा डब्बा, इस डब्बे में कौन कौन आने वाला था? एक तो CMI आने वाला था, और कौन आने वाला था? लिगेंड आने वाला था, और कुछ आने वाला था यहाँ पे क्या? X करके कुछ आता, बताऊंगा X क्या होता है। अगर इस डब्बे से पहले मुझे कुछ मिल जाए, इस डब्बे से पहले मुझे कुछ मिल जाए, तो मैं ये मानूंगा कि मेरा कैसा कॉम्प्लेक्स है? एनायनिक, मतलब मेरा डब्बा नेगेटिव चार्ज का ही होगा। डब्बे से पहले हमेशा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा गारंटी के साथ, डब्बे से पहले केवल पॉजिटिव चार्ज मिलेगा गारंटी के साथ, ध्यान रखना भाई। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं और उसके बाद इस ये जो ट्रिक है ना, इसको भी समझाऊंगा और इस एग्जांपल के बेस पे समझाता हूं। देखो बेटा, मैंने एग्जांपल ले लिया K4FeCN6। अब देखो डब्बा, देखो डब्बा डब्बा डब्बा, ये रहा। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ वरना कहोगे सर समझ नहीं आ रहा है थोड़ा थोड़ा, अब समझ में आ जाएगा। देखो मैंने डब्बा ले लिया, आयरन क्या है मेरा? मेटल। Cn क्या हो गया मेरा? लिगेंड। ये X क्या है? कितने लिगेंड्स? 6 लिगेंड्स का मतलब उस मेटल आयन को सराउंड करने वाले कितने लिगेंड्स हैं? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यार? 6 हो गया। डब्बे से पहले कुछ आए, देखो पोटाशियम, पोटाशियम में पॉजिटिव चार्ज होता है कि नहीं होता है? होता है। तो डब्बे से पहले जो चार्ज है वो पॉजिटिव, इसका मतलब मेरा डब्बा कुछ भी हो जाए लेकिन नेगेटिव होगा, मतलब ये मेरा एनायनिक कॉम्प्लेक्स है 100%। यहां तक समझ में आ गया? बोलो। अब देखो यार ध्यान से, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और अच्छे डेप्थ में लेके चलते हैं और सीखते हैं। तो इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है, कहीं क्वेश्चन आ जाए, ट्रिक याद रखना मेरी। सबसे पहले लिखेंगे हम काउंटर आयन को। किसको भाई? जो दिखता जाए उसको लिखते जाओ। ऐसे चल रहा हूं, ऐसे। तू क्यों आ गया भाई? तू मिट जा। हाँ, तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे बेटा काउंटर आयन को। काउंटर आयन के बाद प्लस, काउंटर आयन के बाद हम लिखेंगे लिगेंड को विद नंबर। और लिगेंड के लिए हमको पता है ना, हम O यूज करते हैं जनरली। केवल वाटर के केस में क्या यूज करते थे? एक्वा। अमीन में AMMINE, राइट, वरना हम जनरली O यूज कर लेते हैं। फिर क्या लिखूंगा? फिर मैं लिखूंगा CMI। कौन आई? CMI, सेंट्रल मेटल आयन, जिसका लैटिन नेम, कौन सा नेम भाई? लैटिन नेम। उसके बाद मैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूंगा, किसमें? रोमन में। रोमन आता है ना ये वाला, 1 2 3 ऐसा कुछ, मेरे को भी इतना ही आता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूंगा बेटा रोमन में, और उसके बाद लगा दूंगा 8। क्या लगा दूंगा? 8। वापस देखो यार, फिर से इसको याद हो गया ना अगर एक बार, जिस बच्चे को, उसको इसके क्वेश्चंस में दिक्कत ही नहीं आनी। तो अब ध्यान से देखो मैंने क्या किया, मैंने एक डब्बा बना दिया, डब्बे के अंदर कुछ मेटल और लिगेंड लगा दिया और बाहर भी कुछ लगा दिया। मेरी ट्रिक क्या कहती है? सबसे पहले मैं काउंटर आयन लिखूंगा, केवल काउंटर आयन। देखो इस क्वेश्चन को यार, काउंटर आयन में क्या है? K, मतलब मैं केवल पोटाशियम लिख दूंगा यहाँ पे। फिर मैं लिखूंगा लिगेंड विद नंबर। लिगेंड कौन है मेरा? Cn। Cn को मैंने क्या कहता था यार? Cn को मैं कहता था साइनाइडो। तो यहाँ पे 6 Cn है तो क्या कहूंगा? हेक्सा साइनाइडो। डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेक्सा साइनाइडो। फिर I, Fe क्या होता है? अब दिमाग में तो आयरन आएगा, लेकिन आयरन नहीं बोलना। लैटिन नेम क्या होता है? फेरस होता है इसका, यस और नो? फेरस। तो फेरस। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है रोमन के अंदर? वो मैं निकालना सिखा दूंगा अभी तुम्हें, ठीक है? ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर, और उसके बाद 8 लगा दूंगा, तो मेरा नाम बन जाएगा इसका। मैं इसका नाम एक बार बता देता हूं तुम्हें, ताकि तुम्हें ध्यान रहे, आगे हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3। पोटाशियम काउंटर आयन, हेक्सासाइनो लिगेंड विद नंबर, फेरेट CMI+8, 3 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे अगर आए तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की पहचान क्या है? डब्बे के बाहर कुछ मिलेगा, डब्बे के बाहर, लेकिन इस किस तरफ बाहर? बाहर वाली साइड, अंदर वाली साइड बाहर नहीं, बाहर वाली साइड बाहर। डब्बे के बाहर वाली साइड कुछ मिलेगा, अंदर वाली साइड कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर हो गई ये बात? तो डब्बे के बाहर अगर कुछ मिल जाएगा तो वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। ट्रिक और भी आसान है इसकी। देखो यार क्या करना है, सबसे पहले लिगेंड विद नंबर लिख दो, फिर CMI का नॉर्मल नाम जो तुम्हें पता है, नॉर्मल नाम। Fe का क्या पता है तुम्हें? फेरस नहीं गधो। Fe का नॉर्मल नाम क्या था? आयरन, तो आयरन लिख देना, प्लस उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, वो तो रोमन में लिखनी ही है। अपने को कितनी आती है? केवल 1 2 3 या 4, इतनी आती है ना। और प्लस आपका जो लिगेंड है,
वो लिख दो, चाहे 8 लगा देना लास्ट में, चाहे आइड लगा देना, जैसे सल्फेट, आयोडाइड, इस तरीके से। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए मैंने लिखा है बेटा, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में कुछ मत करना, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में केवल इसको काट देना, बाकी सेम रख लेना। जो न्यूट्रल होगा वहां पे ये बाहर कुछ नहीं होगा, इस पे 0 चार्ज होगा, ये खत्म हो जाएगा, ना इधर कुछ ना इधर कुछ, ना अड़े ना ही अड़े। तो जब दोनों ही साइड नहीं है, डब्बा डब्बा मिलेगा, तो मैं केवल ये नॉमेनक्लेचर यूज कर लूंगा कि लिगैंड विद नंबर प्लस CMI का नॉर्मल नाम प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट और बाद में 1 2 3 जो भी है मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो। राइट, अब आते हैं बेटा इसकी प्रैक्टिस पे। देखो अब तक तो मैं तुम्हें चीजें बता रहा था, अब मैं तुम्हें अप्लाई करके दिखाता हूं कि कैसे नाम बनेगा। और मैं सीरियसली कह रहा हूं बेटा, बहुत बहुत आसान है सच में। हम अटेम्प्ट करते हैं। अब मुझे तुम देख के बता दो पहली चीज जो तुमसे पूछूं मैं, ये कैसा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, एनायनिक, कैटायनिक या नॉन आयनिक? भाई डब्बे से पहले कुछ है, हाँ या ना? यस सर, इसका मतलब तो एनायनिक है। ओके, अब मैं पहला काम क्या कर रहा हूं, मैं सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देता हूं। हमने 11th में सीखी है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, तो मैं सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा। ये पांचों क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा और अगले 5 क्वेश्चन हम मिलकर सॉल्व करेंगे, और फिर जो 3 क्वेश्चन उससे अगली स्लाइड में है वो केवल आप सॉल्व करना, मैं नहीं करूंगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। पोटाशियम की क्या होती है बेटा? +1। कितने पोटाशियम दे रखे हैं? 4। 1 + 1 4 प्लस, जिसकी निकालते हैं उसकी x प्लस। साइनाइड की कितनी होती है बेटा? -1। तो -1 × 6 बराबर है 0। तो 4 + x - 6 बराबर है 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई? +2, हाँ या ना? यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट तो मेरे को आ गई +2। चलो जी, मैं इसको ना यहाँ पे नोट कर देता हूँ और अब मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करवा पाऊँ आपको। ठीक है बेटा? तो अब देखो ध्यान से, तू भी बंद हो जा भाई। हाँ, ये लो, नाम बताओ। अब इसका नाम लिखते हैं। अब अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेरा ट्रिक क्या कहती है? सबसे पहले तो मैं लिखूंगा काउंटर आयन। काउंटर आयन क्या है मेरी? पोटाशियम। ओके, इसके बाद लीगैंड विद नंबर। लीगैंड कौन है? साइनो। नंबर कितने हैं? 6 मतलब हेक्सा। साइनो या साइनाइडो, दोनों में से कुछ भी बोल सकता हूं। और फिर मेरा क्या आएगा? सेंट्रल मेटल आयन, और वो भी कौन से नाम वाली? लैटिन नाम वाली। Fe को क्या बोला था थोड़ी देर पहले, याद करो? फेरेट। तो फेरेट, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकली थी भाई? +2। ये लो जी, रोमन में +2, ये नाम है पोटाशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट। दिस इज क्वेश्चन ऑफ 2009। अब तुम गिनते जाना, अब तुम यहां से गिनते जाना कि कितने सारे सवाल हर साल के आ रहे हैं। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहला काम, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखा देता हूं तुमको। जिसकी निकालते हैं उसकी x मानते हैं, यहीं सॉल्व कर देते हैं। +3 + x प्लस -1 × 6 बराबर है 0। तो अगर तुम x को सॉल्व करोगे, फटाफट अपनी कॉपी में सॉल्व करके देखो यार, मैं बोल देता हूँ। +3 + x प्लस -6 = 0, +3 + x - 6 = 0। तो x = what? +3। देखो करके देख लेना, सॉल्व +3 आएगा। अब इसका नाम क्या होगा? देखो पहले कौन? काउंटर आयन। काउंटर आयन कौन है? पोटाशियम। कितने हैं? साइनो, हेक्सा। साइनो बोल दो चाहे साइनाइडो। फेरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। ये लो भाई, ये नाम आ गया। 2010 का क्वेश्चन था ये। अगला सवाल आ जाओ भाई, अगले सवाल को करते हैं। कैसा कॉम्प्लेक्स है? ध्यान से देखो, याद हो जाएगा, रट्टा नहीं मारना 1% भी, बस प्रैक्टिस करनी है साथ साथ। अगला देखो यार, Na3AlF6। सेंट्रल एटम कौन है डब्बे के अंदर? एल्यूमिनियम। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। सोडियम की कितनी होती है? +1 × 3। ओके, जिसकी निकालते हैं उसकी x प्लस फ्लोरीन। फ्लोरीन का है? फिरकल, बाहर INT -1। तो -1 × 6 = 0। तो +3 + x - 6 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगेन +3। चलो जी, इसको मिटा देते हैं हम थोड़ा सा। चलो भाई साफ हो। ठीक है, तो अब अगर इसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गई है बच्चा, तो क्या मैं यहाँ पे +3 लिख दूं भाई? ये +3। अब इसका नाम बनाते हैं। तो नाम क्या होगा? सोडियम। अब ध्यान से देखो, मैं तीनों केसेस में बाहर जो काउंट था वो कहीं नहीं लिखा है, केवल सिंपली नाम लिख रहा हूं। तो तुम्हें भी नाम ही लिखना है। सोडियम। अंदर लिगैंड कौन है? फ्लोरिडो। कितने हैं? 6। तो हेक्सा, फ्लोरिडो, और उसके बाद क्या आ जाएगा? एल्यूमिनेट। एल्यूमिनियम होता है ना, तो एल्यूमिनेट। लास्ट में 8 लगाते हैं हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स के, और चार्ज क्या आ गया? +3। समझ में आया कि नहीं आया?
अगला एग्जाम्पल, अच्छा सर आपने बताया नहीं ये क्वेश्चन कब आया था, 2012 में आया था भाई, देख लेना। अब मैं थोड़ा सा पेन वैन चेंज कर लेता हूँ, मेरे को सब ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है। चलिए K4NiCN4, तुम भी ट्राई करोगे मेरे साथ थोड़ा सा, मेरे को लग रहा है मैं खुद ही ट्राई कर रहा हूँ, खुद ट्राई, तुम भी ट्राई करो यार। क्या होगा, सेंट्रल मेटल जो डब्बे के अंदर है निकल, ये कौन हो गया बताओ यार, लिगेंड। अब देखो जितने भी मैंने एक केस लिए सब में सेम लिगेंड है, सेम लिगेंड का मतलब एक जैसे से लिगेंड है, इसमें CN है, इसमें CN है, इसमें सारे F है, इसमें सारे CN है, इसमें सारे Cl है, तो एक कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया, होमोलैप्टिक, पीछे पढ़ के आए थे, क्लियर हुआ। अब K4NiCN4 के लिए अगर मैं निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट, अब ध्यान से देखना यार, यहां पे 6 था कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां भी 6 था, यहां भी 6 था, यहां कितना है 4, यहां कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर भाई 4। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो प्लस का 4 प्लस का x प्लस -4 बराबर 0, हाँ या ना, ये तो हो गया। इसको 6 कर देता हूं, चलो मैं, आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, लो जी 6 कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से प्लस के 2। बोले नहीं सर आप तो मेरे को 4 करके दिखाओ, मैं 4 करके दिखा दूंगा भाई, लेकिन हम इसको निकाल के एक बार ट्राई करते हैं। तो +4 + x + 6 इस तरीके का आ गया। अब अगर मैं कहूं इसका नाम लिखो, तो इसका नाम क्या लिखोगे बताओ मेरे को। इसका नाम लिखेंगे हम पोटाशियम, फिर हेक्सासाइनाइडो निकलेट, कॉनेट निकलेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई थी अभी थोड़ी देर पहले 2, तो 2 लगा दो। अगला करके देख लेते हैं, Hg को क्या बोलते हैं, मरकरी, क्या बोलते हैं मरकरी, तो मरकरी के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें। तो देखो यार +2 + x + -4, क्लोरीन भी तो उसी फैमिली से जिससे फ्लोरीन है, तो -4 बराबर है 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी +2। नाम तुम बताओ मेरे को, अब तो तुम्हें आ गया होगा यार, K के लिए क्या होगा पोटाशियम, फिर T टेट्रा, टेट्रा क्यों आया यार, क्योंकि 4 क्लोरीन है, तो टेट्रा, टेट्रा क्लोराइडो, क्लोरो भी बोल सकते हैं, क्लोराइडो भी बोल सकते हैं, पर क्लोराइडो ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में, क्लोराइडो मर्क्यूरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी 2 थी। समझ में आए 2017 2016, ठीक है भाई। अब आते हैं इससे आगे और एग्जाम्पल उठाते हैं। अब हमने ले लिया K3Fe(C2O4) थ्राइस, अच्छा एग्जाम्पल है, 3 बार आया हुआ है CBSE में, अच्छा एग्जाम्पल है, 3 टाइम्स इन CBSE, अच्छा एग्जाम्पल है, एक बार भी नहीं आया है, आसान है लेकिन, ठीक है। ये एक बार आया हुआ है, ये भी एक बार आया हुआ है, तो हम पहले K3Fe(C2O4) थ्राइस को लेते हैं। अब यार देखो ध्यान से, मैं तुमसे पूछता हूँ कि कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर है, मतलब सेंट्रल मेटल एटम को कितने ऑक्जेलेट, मतलब कितने डोनर एटम ने सराउंड कर रखा है, ध्यान से देख के होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं 3, जो कि है गलत, इसका होता है बेटा 6। अब कहोगे सर 6 कैसे है, देखो ऐसे है कि जो आयरन है ये रहा, अब 1 ऑक्जेलेट, 2 ऑक्जेलेट और 3 ऑक्जेलेट। बोले सर ये क्या है, ऑक्जेलेट का स्ट्रक्चर क्या था भाई, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर था कि नहीं था, तो देखो 2 डोनर एटम प्रेजेंट है, 2 डोनर एटम प्रेजेंट है, तो एक डोनर एटम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 डोनर एटम कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, हाँ या ना। ऐसे ही अगर मैं C2O4 थ्राइस की बात करता हूं, तो मेरे पास टोटल कितने डोनर एटम प्रेजेंट हो गए हैं, ध्यान से देखो, 1 में 2, 1 रुपए में 2 टॉफी, तो 3 टॉफी कितने रुपए में, या 3 रुपए में कितनी टॉफी, है ना, ऐसा कुछ गणित लगेगा यार, तो लगा के देख लो ना कि अगर मेरे पास C2O4 है और मेरे पास ये चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब डबल हो जाएंगे, 3 2 6। तो अब इसको हम ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम ट्राई करके देखें भाई, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करते हैं। +3 जिसकी निकालनी है +x, एक ऑक्जेलेट की होती है -2 और 3 बराबर है 0, +3 + x - 6 0, x बराबर है +3, यस और नो। चलो भाई ऑक्सीडेशन स्टेट तो आ गई, वो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई तो नाम बता दो। नाम बताने के लिए क्या करना है यार, ध्यान से देखो, डब्बे के बाहर है शुरुआत में ही, तो एनायनी कॉम्प्लेक्स हो गया, लिखो ना यार, फिर क्यों रुके हुए हो, पोटाशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलिक एसिड है तो ऑक्जेलेटो फेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई थी भाई 3 आई थी, ये नाम होगा। 3 बार आया हुआ था ये क्वेश्चन। क्या था इस क्वेश्चन में
एक बार तो ये आया था, इसका स्ट्रक्चर पूछा था, एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी थी, और एक बार ये आया था, ये नाम पूछा था। ठीक है, ये पूछा जाता है। अब अगर मैं अगले सवाल पर आऊँ उससे पहले मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ चीज़ों को। ठीक है, चल भाई थोड़ा सा आप भी इरेज हो जाए और थोड़ा सा आप भी इरेज हो जाए। तो अब अगले क्वेश्चन पे हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। EN एक ऐसा लिगेंड है जो चिलेशन कर देता है। मैंने ये वर्ड यूज़ नहीं किया अभी तक। चिलेशन मतलब रिंग कॉम्प्लेक्स। और इस केस में हम जब भी ये ग्रुप आएगा तो हम ट्राई टेट्रा यूज़ ना करके यूज़ करते हैं 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस। ध्यान रखना बेटा, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। EN पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 होती है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। अब ध्यान से देखो, इसके डब्बे के इस तरफ कंपाउंड प्रेजेंट है, काउंटर आयन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, ये कॉम्प्लेक्स हो गया मेरा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो कैसे सॉल्व होगा ध्यान से देखना। इसको लिखूंगा मैं ट्रिस ब्रैकेट स्टार्ट इथेन 1,2 इथेन 1,2 डाई अमीन ब्रैकेट बंद और फिर सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 और क्लोराइड। अब मैंने ये थोड़ा जल्दी करके दिखाया है, अब मैं इसको वापस समझा रहा हूँ ताकि तुम आराम से इसे समझ सको, क्योंकि बहुत आसान है, लेकिन अगर समझ में नहीं आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मैं वो सारी की सारी मिटा देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो बेटा और तुम इसको आराम से समझ सको। हमारे पास एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है और हम उस कैटायनिक कॉम्प्लेक्स को सीखने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ लिखूँगा तो x प्लस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 बराबर है 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, +3 आ गई। तो x की वैल्यू मेरे पास अब यहाँ पर +3 प्रेजेंट है। और अब मैं अगर इसका नाम लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, इसका नाम होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होना चाहिए मेरा ट्रिस ब्रैकेट स्टार्ट इथेन 1,2 डाई अमीन ब्रैकेट बंद कोबाल्ट 3 और जो बाहर है उसके लिए या तो आइड लगाते हैं या 8 लगाते हैं। तो क्लोराइड कह सकते हो या क्लोरेट कह सकते हो। क्लोरेट यूज़ नहीं करते हैं, क्लोराइड यूज़ करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो, डब्बे के अंदर ही अंदर है जो कुछ है, डब्बे के बाहर तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, यस और नो। और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए x प्लस वाटर की 0 होती है, प्लस -2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी +2। इसका नाम देखो भाई, अब ध्यान से देखना, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, होमोलेप्टिक या हेट्रोलेप्टिक। दिस इज योर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। देखो 2 अलग अलग लिगेंड्स प्रेजेंट है। तो एक तो कौन है, एक्वा, और एक है क्लोरो। पहले किसको लोगे भाई, ए पहले आता है कि सी पहले आता है, आजकल ए पहले आता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे हम। डाई एक्वा डाई क्लोराइडो निकल 2, खत्म। अगला एग्जाम्पल, अगले एग्जाम्पल पर अगर हम चलते हैं तो क्या तुम ये एग्जाम्पल खुद से सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें केवल ये हिंट दे दूं कि CO3 को कार्बोनेट कहते हैं तो कार्बोनेटो आ जाएगा। CO3 को कार्बोनेट कहते हैं, कार्बोनेटो यूज कर लेना। तो क्या तुम ये से सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बताओ भाई। कर सकते हो तो मैं तुम्हें फटाफट से सॉल्व करवा देता हूँ। पेंटा अमीन है, कार्बोनेटो है और ये बाहर है तो क्लोराइड है, ये कोबाल्ट है। इस पे -2 है, इस पे -1 है, तो इस पे x है। तो x की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, x की वैल्यू जाएगी, देख लो जो भी, मेरे ख्याल से तो x की वैल्यू +3 हो जानी चाहिए। तो x की वैल्यू अगर +3 आएगी तो क्या तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, ये तुम्हें सॉल्व करना है। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी तुमको सॉल्व करना है ताकि तुम्हें आइडेंटिफिकेशन हो जाए इन क्वेश्चंस की। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो ये एक सवाल आ गया। अब इसको देख के घबराने का नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराना। ये मेरा डब्बा है बैलेंस करने के लिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है बस, और ये डब्बे के बाहर है, तो डब्बे के इस तरफ बाहर है, उस तरफ नहीं, इस तरफ, इधर। ठीक है, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मेरा, इट इज माई कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स। अब मैं केवल ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहा हूँ, नाम तुम अपने आप लिख लेना भाई, कोबाल्ट x प्लस 0। ठीक है, ये लिखिए 2 है तो ये 2x प्लस 0 माइनस के 6 बराबर है 0।
तो x की वैल्यू मेरे ख्याल से +3 आ जाएगी। En को क्या बोलते हैं, इथेनॉन टू डायमीन। SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेना, तो इसका नाम हो जाएगा ट्रिस इथेनॉन टू डायमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। खत्म। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं बेटा कार्बोनिल। क्या बोलते हैं, और जो कार्बोनिल आ जाता है तो फिर जो CMI है ना उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है 0। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है भाई, 0। इसका नाम हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आते हैं ये दोनों क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे और इनका रेस्पेक्ट भी बदल जाएगा थोड़े दिन बाद। इनकी VT और CFT से भी क्वेश्चन आने वाला होता है। इसका अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे करोगे, नेगेटिव चार्ज दे रखा है, यहाँ कुछ भी नहीं दे रखा, तो लास्ट में हम आयन वर्ड यूज़ कर लेंगे। नाम लिख के देखो, टेट्रा साइनाइडो निकल, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी 2। सॉल्व करके देखना बेटा, कर सकते हो आराम से, कोई जल्दी नहीं है अपने को। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बेटा नाम से फॉर्मूले कैसे बनते हैं। हमने अब तक तो फॉर्मूलों से नाम बना लिया, अब नाम से फॉर्मूले, ये उससे भी आसान है। जैसा दिखता जाए वैसा लिखते जाओ, जो दिख रहा है वो लिख दो। डब्बा बनाया, बना दिया सर, हेक्सा अमीन, हेक्सा मतलब 6, अमीन मतलब NH3 कोबाल्ट सर, ये कोबाल्ट सर, सल्फेट सर SO4 सल्फेट सर। अब ध्यान से देखो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन नहीं हुई है, इस पे 0 चार्ज था, इस पे +3 दे ही रखा है इन्होंने, तो डब्बे के बाहर तो +3 आ गया और यहाँ -2 है। तो बैलेंस करने के लिए मेरे को क्रिस क्रॉस करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको बैलेंस करूंगा तो मेरा फॉर्मूला क्या जनरेट हो जाएगा, CO NH3 की 6, डब्बे के बाहर ट्वाइस, SO4 की थ्राइस। और यह सवाल 2013 के अंदर आया था और 2011 के अंदर एम्स में आया था, 2017 में नीट में आया था। अच्छा सवाल है। अगला सवाल है पोटाशियम ट्राईऑक्जेलेटो क्रोमेट 3, जैसा नाम वैसा काम, पोटाशियम मतलब बाहर, डब्बा स्टार्ट, ट्राईऑक्जेलेटो OX की 3, OX लिख सकता हूँ या फिर मैं इसको C2O4 भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है। OX लिखोगे तो भी गलत नहीं है और C2O4 की थ्राइस लिख देते हो तब भी गलत नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं दोनों से लिख के दिखा देता हूँ तुमको ताकि ध्यान रहे बेटा। C2O4 की थ्राइस, डब्बा बंद, और क्रोमियम Cr। अब यार ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव, यहाँ पे 6 नेगेटिव, क्योंकि एक C2O4 पे कितने नेगेटिव होते हैं, 2 नेगेटिव, 3 पे कितने होंगे, 6 नेगेटिव, यहाँ 6 नेगेटिव, यहाँ 3 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि 3 आएगा तभी तो बैलेंस होगा। हो गया फॉर्मूला खत्म। अगला बनाओ भाई, डब्बा स्टार्ट, पेंटा एक्वा, एक्वा 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 मतलब पानी। नाइट्राइटो में NO2, अगर यहीं पे नाइट्राइटो O होता तो ONO लिखता मैं, यस और नो। कैसा लिगेंड है ये, एम्बिडेंटेट लिगेंड। एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या होता है, जिस एक लिगेंड के अंदर 2 डोनर एटम प्रेजेंट हो पर एक बार में कोई एक काम करे। कोबाल्ट लिखना है, कोबाल्ट लिख दिया। चीजें बैलेंस हो चुकी हैं क्या, यहाँ पे -1 चार्ज है, इस पे +3 दिखा रखा है, तो ओवरऑल डब्बे पे क्या चार्ज आएगा, +3 - 1 इज ड्यू टू +2। इस तरीके से आपको ये बेटा सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब ये 3 हैं, मैं चाहता हूं कि ये 3 तुम सॉल्व करो। ये सवाल 2018 का है, ये सवाल 2016 का है, ये सवाल 2013 का है। इन तीनों सवालों को तुम सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर सॉल्व नहीं होंगे तो मुझे बताना, मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। इन तीनों सवालों को सॉल्व करना। नाइट्रो ये होता है, थायोसाइनेटो ये होता है, HCN पे 1 नेगेटिव, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मेरे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट ने मेरे से पूछा भी था एग्जाम से ठीक 1 दिन पहले, और ये एग्जाम में आया था। ये NCERT का इंटेक्स का क्वेश्चन भी है, NCERT में इंटेक्स का क्वेश्चन भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। पर ये तुम्हें सेल्फ अटेम्प्ट करने हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट इट योर ओन। इफ यू फील एनी डिस्कम्फर्ट यू कैन आस्क मी, ओके बेटा। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़े तो अगले आर्टिकल पे आते हैं। वो आर्टिकल है हमारे पास आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म का मतलब है कि जब किसी कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो पर उसके अंदर डिफरेंस हो, या तो स्ट्रक्चर में या उसकी स्टीरियो में, यानी कि उसकी स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आ जाएं या उसका 3 डायमेंशनल स्टीरियो में डिफरेंस आए, उसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। और आइसोमेरिज्म में आपके 2 तरह के आइसोमेरिज्म हैं, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है आपका आयनाइजेशन, हाइड्रेशन, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन,
और स्टीरियो में 2 आते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। इसके लिए मैं बेटा एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इन चारों को समझ के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है स्ट्रक्चरल आइसोमर में आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमरिज्म में क्या होगा, आयंस इंटरचेंज हो जाए। क्या हो जाए भाई, अगर हमारी जो आयंस है ना, आयंस अगर वो इंटरचेंज हो जाएंगी तो हमारे पास आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म आ जाएगा। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मैं एक अच्छा सा एग्जांपल अगर तुम्हें दूं तो तुम इस तरीके से देख सकते हो कि डब्बा CO Cl2 NH3 की 4 और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया Br, और दूसरा एग्जांपल इसी का काउंटर पार्ट एग्जांपल Cl Br NH3 की 4 और Cl। अब ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर ब्रोमीन बाहर था काउंटर आयन की जगह और ये आपका सेंटर आयन था। अब यहाँ पर ये काउंटर आयन बन चुका है। हम पहचानते कैसे हैं, इन सब के टेस्ट जो हैं बेटा वो अलग अलग आते हैं, उससे हम इसको पहचान पाते हैं कि ये काउंटर आयन की तरह बिहेव कर रहा है या ये सेंटर आयन की तरह बिहेव करता है। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा और तुम्हें क्लियर हो जाए। जैसे PtCl2 NH3 की ट्वाइस Br2। याद या रट्टे मत मारना इनके, एक बार पढ़ लेना बस। पेपर में आएगा केवल ये कि भाई आयनाइजेशन आइसोमर आइडेंटिफाई करके बताओ या क्या होते हैं ये बताओ, तो तुम बता दोगे। अब मैं क्या करूं, इसको तो बाहर ले जाऊं और इसको कहाँ ले जाऊं, अंदर ले जाऊं। क्या बनेगा, Pt Br2 NH3 की ट्वाइस और Cl2, इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमर्स। नेक्स्ट इज हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर, द कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये लाइन तो कॉमन है, बट डिफरेंट इन द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट एज लिगेंड। लिगेंड्स के अंदर कितने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसकी काउंट अगर डिफरेंट हो जाए, जैसे अगर मैं ये देखूं तो मुझे तुम बताओगे कि कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इस केस के अंदर, डब्बे के अंदर। सर जी 3 प्रेजेंट है। अच्छा भाई 3 प्रेजेंट है, मान लिया। अब मेरे को बताना Cr Cl2, ठीक है, या फिर Cr, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूं, Cr Cl वाटर, ये डब्बा, और इसके साथ में यहां डाल देता हूं 5। अब मेरे को बताओ भाई, अब मुझे बताओ कि डब्बे के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। सर पहले तो 3 थे, अब 5 हो गए हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो लिगेंड्स हैं उनकी काउंट वेरी हो गई है। अगर उनकी काउंट वेरी हो जाती है तो वो कहलाएंगे तुम्हारे सॉल्वेट आइसोमर या हाइड्रेट आइसोमर, सिंपल। थर्ड इज योर लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर को सीखना तो सबसे आसान है बेटा। सबसे आसान कैसे है, K4FeCN6, ये एग्जांपल लिया था हमने सबसे पहले। Cn एक एम्बिडेंटेट लिगेंड है, इसी का एक और एग्जांपल क्या हो सकता है, K4Fe, ये वाला। पहले वाले केस में कौन है, कार्बन, और दूसरे वाले केस में कौन बन गया, नाइट्रोजन एज ए लिगेंड। यस और नो। दूसरा एग्जांपल ले लो, NiNO2 की 6 4 नेगेटिव। दूसरा एग्जांपल इसी का काउंटर पार्ट, NiONO की 6 4 नेगेटिव। दीज आर द लिंकेज आइसोमर। नेक्स्ट इज योर कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में बेटा पहली चीज तो ये कि 2 डब्बे होते हैं। द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अकर इन द कंपाउंड कंटेनिंग बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक एंटिटीज। दोनों प्रकार की एंटिटीज प्रेजेंट होती है। ये हमारी लास्ट स्लाइड होगी इसकी आज की। दोनों साइड की एंटिटीज प्रेजेंट है, कैटायनिक भी और एनायनिक भी, और उनके अंदर हम इंटरचेंज कर देते हैं चीजों को। जैसे CO मैंने ले लिया NH3 का 6 डब्बा बंद, Cr CN6, और अब मैं क्या कर सकता हूं, CO CN6 Cr NH3 6। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल और केवल जो लिगेंड्स थे उनको इंटरचेंज कर दिया। कार्बन मोनोऑक्साइड का लिगेंड कौन था, NH3 था, मैंने क्या कर दिया, Cn कर दिया। इसका लिगेंड कौन था, Cn था, मैंने किसका कर दिया, NH3। दूसरा एग्जांपल आपको खुद ढूंढना है।
इसका नॉमेनक्लेचर भी है, हालांकि सिलेबस में पूछा बहुत कम जाता है, पर जब हम रिवीजन स्टेज में जाएंगे तो मैं इसका नॉमेनक्लेचर भी आपको सिखाऊंगा, प्लस एक नॉमेनक्लेचर और सिखाना है मुझे, वो है आपके ब्रिज कंपाउंड्स। तो ब्रिज कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर भी हम रिवीजन फेज में सीखेंगे, जब हम केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करेंगे तब उसको बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, तो अब हमने क्या क्या कवर कर लिया है, हमने नॉमेनक्लेचर कवर कर लिया है, प्लस हमने आइसोमेरिज्म में भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कवर किया है, नॉमेनक्लेचर की डिटेल और उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। अब हमें क्या सीखना है अगली वीडियो में, हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सीखने हैं, हमें वीबीटी और सीएफटी इंपॉर्टेंट से अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद भी स्टार, क्योंकि पेपर में 100% क्वेश्चन आएगा, ये हम अपनी अगली वीडियो में सीखेंगे। तो आपके केमिस्ट्री वाले सर आपको अब टाटा बाय बाय कर रहे हैं, अतुल्य आर्यंस की साइड से भी और अपनी साइड से भी। और लास्ट में मैं एक ही बात वही हर बार जो कहता हूँ फिर कह रहा हूँ कि केमिस्ट्री मुश्किल नहीं है, हम पढ़ना देरी से शुरू करते हैं। मैं कभी नहीं कहता हूँ बेटा कि चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, पर मैं एक बात आज तुम्हें कह रहा हूँ कि इस वीडियो को कम से कम एक ऐसे बच्चे के पास ज़रूर शेयर करना जो 12th में हो या 12th में आने वाला हो, ताकि जब भी वो 12th में इस चैप्टर को पढ़े उसे बहुत मदद मिले, और यही एक रियल हेल्प होगी। थैंक यू सो मच बेटा।